आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसमें आज के सेशन में पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, जहां पे हम बात करेंगे बीएनएस क्या होता है, क्यों लाया गया, साथ ही साथ लोकसभा में कब पेश हुआ, इसमें हस्ताक्षर कब हुए, कितने सेक्शन हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों को कमेंट्स आया सर न्यू लॉ पढ़ा दिए, तो आज से स्टार्ट करने वाला हूँ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपका एंड तक समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज सेक्शन 1 रहेगा, साथ ही साथ आपका इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा बीएनएस का पूरा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर और साथ ही साथ नया एक्ट जो है आपका भारतीय न्याय संहिता। 3 मेजर क्रिमिनल लॉ को चेंज किया गया था, आईपीसी, सीआरपीसी और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इन तीनों में सबसे पहला जो हम लेके आ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, जो है आपका आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह। अब इस पूरे लेक्चर को जो हम देखने वाले हैं तो आईपीसी से को रिलेट करते हुए पूरा पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी से अलग। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो देखिएगा, भारतीय न्याय संहिता का जो एक्ट नंबर है वो है आपका 45 ऑफ 2023। अब यहाँ पे एक्ट नंबर तो सेम है 45। यहाँ पर आप आईपीसी देखोगे तो आईपीसी का भी 45 था और साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता का भी 45 नंबर का एक्ट है 2023 का। अब इसकी थोड़ी सी इसके परिचय की बात करते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आज पूरा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 सेक्शंस हैं। वहीं हम आईपीसी की बात करते थे तो आईपीसी में कितने सेक्शन थे, 511 को पूरा अरेंज करते हुए 358 सेक्शन कर दिया गया है। देखा जाए तो जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी से इजी अब बना दिया गया है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता का आप देखोगे अगर डायरेक्ट अगर आपके पास होगी तो उसमें देखिएगा जितने भी सेक्शन थे आईपीसी में, जैसे अब जो डेफिनेशन क्लॉज थी, डेफिनेशन क्लॉज को एक ही सेक्शन में करते हुए इसको रीअरेंज कर दिया गया, अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे अरेंज कर दिया गया। जैसे ए से स्टार्ट होता था, एक्ट पहले आता था। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखोगे आईपीसी तो आईपीसी में एक्ट कहीं और परिभाषित है, स्टार्टिंग में एक्ट नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे कार्य को कहाँ परिभाषित कर दिया गया है, सबसे पहले नंबर पे सेक्शन 2 के फर्स्ट क्लॉज पे इसको परिभाषित कर दिया गया। इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे परिभाषित किया गया, इसको अरेंज कर दिया गया है। अब दूसरी चीज़ देखिए, चैप्टर 20 यहाँ पे जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में टोटल 20 अध्याय हैं। वहीं आईपीसी की बात करता है, आईपीसी में कितने अध्याय थे आपके 23। इन 23 चैप्टर्स हैं उसको 20 चैप्टर में कर दिया गया है। तो जो हमारा 20वां अध्याय है भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय न्याय संहिता का 20वां अध्याय किसके बारे में बात करता है, आपका रिपील्ड और सेविंग क्लॉज के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा आईपीसी है उसको रिपील्ड कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। और यहाँ पे जो चैप्टर 23 था इसके लास्ट में क्या था, लास्ट में ये था अटेम्प्ट के बारे में बात करता है कि अगर कहीं भी अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं है किसी अपराध के अटेम्प्ट की, तो कहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, आपके जो चैप्टर 23 है उसमें धारा 511 के तहत। अब ये जो धारा 511 थी उसको कहाँ पर ला दिया गया है, आप देखोगे चैप्टर 4 और बीएनएस के जो चैप्टर 4 है जहाँ आपराधिक षड्यंत्र वगैरह बताया गया, उसी में आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है अटेम्प्ट को, कि अगर आप किसी भी अपराध का अटेम्प्ट करते हैं और उसकी परिभाषा कहीं अन्य जगह नहीं है तो कहाँ पे आपको मिलेगी, चैप्टर 4 के तहत यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। ये आपका बीएनएस में आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया यहाँ पे आईपीसी से। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, लागू होने की और हस्ताक्षर करने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही डेट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरे जो एक्ट है बीएनएस अभी लागू नहीं है। लागू कब से होगा, यहाँ पे डेट आई हुई है कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, लेकिन पूरा एक्ट लागू नहीं होगा। यहाँ पे धारा 106 की सब क्लॉज 2 को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। जो नेग्लिजेंसी एक्सीडेंट होता है यानी कि लापरवाही पूर्वक यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे जो पनिशमेंट दी गई थी 10 वर्ष तक की यहाँ पे पनिशमेंट इसमें बताई गई है, तो उसको यहाँ पे अभी लागू नहीं किया गया। क्योंकि आप देखोगे कुछ दिन पहले भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्राइक चल रही थी ड्राइवरों की, बस के ड्राइवर वगैरह जो भी ट्रक के ड्राइवर हैं उनकी काफ़ी हड़ताल चल रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, अभी इसको छोड़ दिया गया है। इसके सिवाय बाकी जितने भी पूरे सेक्शन हैं भारतीय न्याय संहिता की उसको लागू कर दिया गया है। लागू कर दिया का मतलब इसकी एक डेट डिसाइड कर दी गई है कि 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। ये एक्ट कब का है, 2023 का है। और इसमें हस्ताक्षर कब हुए थे, 25 दिसंबर 2023 को इसमें प्रेसिडेंट की असेंट हुई थी, यानी कि जो
हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब ने क्या किया था, इसमें हस्ताक्षर किए थे द्रौपदी मुर्मू जी ने। उनके द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद ही यहाँ पे अब इन्फोर्समेंट की डेट लागू होती है, यानी जुलाई 2024 ये डिसाइड हुई है जब सीए लागू होगा। अब भारतीय न्याय संहिता को लाया क्यों गया है, इसमें देखिए क्या होता है, कुछ अलगाववाद है, सशस्त्र विद्रोह है, विध्वंसक कार्यकलाप है, इन सभी को एक भारत की समृद्धता, एकता, अखंडता, इन सभी चीज़ों के लिए ना एक नए तरीके से कानून इसमें जोड़ा गया है। साथ ही साथ इसमें दंड की मात्रा को बढ़ाया भी गया है, जुर्माने की मात्रा को बढ़ाया गया है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे उसका उद्देश्य की बात करें तो कंसोलिडेट अमेंड एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस, यानी कि जो अपराध हैं किससे संबंधित, जो आईपीसी में जितने भी अपराध बताए गए उन्हीं अपराधों को क्या किया गया है, कुछ चेंजेस करते हुए इसमें पूरा जोड़ दिया गया है। ज़्यादा चेंजेस नहीं, जितने जैसे डेफिनेशन देखो कि डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी, बस सेक्शन चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई हैं और सब इसको समूहित किया गया है, यानी कंसोलिडेट किया गया है समेकित करते हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई ही है। अब यहाँ पर देखिए जो ये पूरा बिल है, 3 बिल लाए गए थे। पहला यहाँ पे देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ये यानी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था, 2 बार प्रेजेंट हुआ था ये पूरा कानून, तीनों चीज़ को 2 बार यहाँ पे लाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन पहला वाला लागू नहीं हुआ था क्योंकि वो कमेटी के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 क्रूशियल बिल्स इन पार्लियामेंट ऑन 1 अगस्त 2023, यानी 11 अगस्त 2023 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। 3 क्रूशियल बिल, यानी क्रूशियल बिल का मतलब जो हमारे क्रिमिनल बिल थे उनको पूरी तरह चेंज करते हुए दूसरे नए कानून लागू करने के लिए बिल लाया गया था। किस चीज़ के लिए, सिग्नलिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव ओवरहोल ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी भारतीय जो न्याय की प्रक्रिया है चलती है, उसको पूरी तरह से चेंज करने के लिए और उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए सबको सही तरीके से न्याय मिले, और साथ ही साथ इसमें कुछ पनिशमेंट को बढ़ाई गई है। इन सभी को चेंज करने के लिए क्या किया गया था, 11 अगस्त 2023 को अमित शाह के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था 3 क्रूशियल बिल। अब ये तीनों बिल का नाम क्या था, बिल का नाम था भारतीय न्याय संहिता बिल, ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल और तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ये 2023 का। ये 3 नए कानून लाया गया था, किसके रिप्लेसमेंट के लिए, आपका जो ब्रिटिश एरा के द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको लाया गया था आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, यानी इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को लाया गया था। जब यहाँ पे पहली बार लाया गया, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता, यानी इसके साथ ही 2 और जो बिल थे उन सभी को प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद 11 अगस्त को ही कहाँ रेफर कर दिया गया था, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, स्टैंडिंग कमेटी उसके रिव्यू करती है कि ये सही है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को रिव्यू करती है। अब जब यहाँ पे रिपोर्ट आती है 11 अगस्त को, तो यहाँ पे कमेटी को क्या कर दिया गया, रेफर कर दिया गया। उसके बाद रिपोर्ट जब कमेटी ने दिया 10 नवंबर 2023 को, तो उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको विड्रॉ कर लिया गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। इस जो नए जो कानून थे लाने वाले थे उनको विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो कमेटी थी, जो कमेटी कौन रहता है कमेटी में, जो लॉ का जानकार रहता है, यानी विधि का ज्ञाता रहता है, जिसको इतनी नॉलेज हो विधि का, उसको यहाँ पे कमेटी में रखा जाता है और कमेटी जो बनाई जाती है इसमें क्या किया जाता है, उनके द्वारा रिव्यू किया जाता है। जब यहाँ पे रिव्यू करने के बाद उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, तो उसके बाद इसको क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। और विड्रॉ करने के बाद वापस से 12 दिसंबर 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, पार्लियामेंट के द्वारा। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट में यह तीनों बिल लाए गए, उसके बाद ये पास होता है लोकसभा में पास होता है 20 दिसंबर 2023 को। उसके बाद 21 दिसंबर 2023 को यहाँ पर राज्यसभा में पास हो जाता है। जब यहाँ पे इन दोनों जगह पास होने के बाद क्या चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की असेंट। जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती है तब तक वो कानून नहीं बनता, तब तक एक्ट नहीं बनता, संहिता नहीं बनेगी, तब तक क्या रहेगा, सिर्फ बिल रहेगा। इसको क्या बोला जाएगा, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। तो यहाँ पे जब असेंट कब मिलती है, 25 दिसंबर 2023 को यहाँ पे असेंट मिल जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल गैजेट जारी किया जाता है कि यह एक्ट कब से लागू होगा। तो ऑफिशियल गैजेट जब जारी हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो इसका सीरियल नंबर था 850E, डेटेड 23 फरवरी 2024, यानी 23 फरवरी 2024 की यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ।
और पब्लिश किया गया था गैजेट ऑफ इंडिया में 24/2/2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद गैजेट में इसको पब्लिश करवाया जाता है। तब उसके बाद यहाँ पे इसमें पता चला कि कब से ये लागू होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में क्या है, कौन सी चैप्टर में क्या है, इन सभी को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जब भारतीय न्याय संहिता की आप इंडेक्स सूची देखें, विशेष सूची देखोगे तो सबसे पहली चीज़ आती है कि प्रारंभिक, यानी कि जो प्रिलिमिनरी है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या 3 धाराओं को बताया गया है, जिसमें आपका नाम, लागू होना यानी कब से लागू होगा, इसमें परिभाषा खंड यानी सेक्शन 2 में परिभाषा है, सेक्शन 3 में भी जनरल स्पष्टीकरण बताया गया है, साधारण स्पष्टीकरण बता दिया गया है कि कौन से शब्द का क्या मतलब हो, वहाँ पर भी बताया गया है। जैसे आप देखोगे सेक्शन 33 था, सेक्शन 32 था, ठीक है। और आपका जो सेक्शन 34 यानी कि जो आपको कॉमन इंटेंशन था उसको भी सेक्शन 3 के अंदर ही डाल दिया गया है, यानी कि अरेंज करते हुए सबको एक ही जगह पे यहाँ पे ला दिया गया है बीएनएस के अंतर्गत। अब देखो सेक्शन जो आपका चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है, दंडों के विषय में, यानी कि ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है, पनिशमेंट का लघुकरण, अगर पनिशमेंट दी जा चुकी है तो उसका लघुकरण कैसे होगा, उसका एकांत परिरोध आप देखोगे 73 74 में उधर साइड दिया हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे ला के पटक दिया कहाँ पे, चैप्टर 2 के अंतर्गत। अब आता है उसके बाद आप साधारण अपवाद, साधारण यानी जनरल एक्सेप्शन की बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से कोई अपराध कर देता है तो उसको कुछ यहाँ पनिशमेंट नहीं मिलती, उसको छूट मिलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं, जैसे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, अगर वो अपराध कर भी देते हैं, उनसे हो भी जाता है, तो ये माना जाता है, लॉ ऐसा मानता है कि वो सक्षम नहीं है अपराध करने के लिए और उनको यहाँ पर सज़ा नहीं मिलती है। तो ये साधारण अपवाद जो आप देखते थे चैप्टर 4 में, वहाँ पे पूरा का सेम टू सेम यहाँ पर भी सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 के अंतर्गत यहाँ पे डाल दिया गया है। जैसे आप जो देखते थे सेक्शन 76 से लेकर जो आपका सेक्शन 95 तक दिया रहता था, ठीक है, 95 96 उधर तक दिया था कि आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर गलती से कोई कार्य कर देते हो, एक्सीडेंटली कार्य करते हो, तो उसमें आपको छूट मिलती है। वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर ला दिया गया है, बस यहाँ पे चैप्टर चेंज कर दिया गया, चैप्टर नेम चेंज कर दिया कि चैप्टर 3 है और यहाँ पर सेक्शन चेंज कर दिया गया है, यानी अपराध करने पर बचाव के बारे में बात करता है। उसके बाद 4th आता है आपका, जो 4th चैप्टर है वो किसके बारे में बात करता है, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास। ये जो तीनों चैप्टर थे अलग अलग थे। आप देखोगे आईपीसी में तो आप सेक्शन जो चैप्टर 5A था वो किसके बारे में, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बात करता था, तो वहाँ पे जो चैप्टर था उसको यहाँ पे ला दिया। दुष्प्रेरण था, दुष्प्रेरण को यहाँ ला दिया। अटेम्प्ट जो आपका जो चैप्टर 23 था उसको भी यहाँ पे ला के रख दिया चैप्टर 4 के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 62 तक में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि अगर महिला और बालकों से संबंधित कोई अपराध है, तो जैसे आप देखते थे आईपीसी में कहाँ पे था, जैसे 354 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 376 में पहुँच जाते थे महिला से संबंधित अपराध, जैसे गर्भपात करना जो आपका 318 से था, ठीक है, 318 314 315 ये सब सारे अपराध यहाँ पे ला दिए। साथ ही साथ आप देखोगे धारा 309 जो आपका रहता है, सॉरी 309 नहीं, यहाँ पे आप देखोगे जब आपकी लज्जा भंग की जाती है 354 वगैरह, तो उसको भी सभी चीज़ों को जो महिला और बालक से संबंधित अपराध हैं उनको एक जगह ला के रख दिया गया सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 99 तक में, जिसमें आपको बलात्संग से संबंधित अपराध हैं, गर्भपात अगर कारित किया जाता है, दहेज मृत्यु जो आपका 304 साइड था, ठीक है, वहाँ से ला के यहाँ पर रख दिया। अब जैसे देखिए मानव शरीर पर, उसके बाद आता है नेक्स्ट मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला जो आपका चैप्टर 16 था, धर्म से संबंधित अपराध जो चैप्टर 15 था, उसके बाद चैप्टर था, उसको लाके यहाँ पे पहले रख दिया। यानी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, यानी जो आप पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर 16 हो गया, चैप्टर 17 हो गया, 18 हो गया, इन सभी को पहले लाके रख दिया गया, ठीक है। महिला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ये सभी को पहले ला के रख दिए। और जो आप देखते थे कि राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, ठीक है, जो धारा 121 से 130 था, 131 से लेकर 140 तक था, इन सभी को बाद में रख दिया। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको बाद में रखा गया है और जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले रख दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका राज्य के विरुद्ध अपराध।
राज्य के विरुद्ध अपराध में क्या, सरकार के विरुद्ध यदि युद्ध वगैरह करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, इसके लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, यानी कि अगर कोई भागा हुआ अभित्याजक है उसको संश्रय देते हैं, विद्रोह करते हैं, हमला करते हैं उनके खिलाफ। निर्वाचन संबंधी अपराध है जो 169 से 177 तक, जो आप देखते थे ना 171A 171B, ये सब जहाँ पे रिश्वत देना, निर्वाचन संबंधी कार्य में बाधा डालना, ये सारी चीज़ें थी, निर्वाचन प्रतिरूपण, इन सभी को यहाँ पे चैप्टर 9 में डाल दिया गया है। उसके बाद आता है आपका सिक्कों से संबंधित अपराध, जो आपका चैप्टर 12 था। चैप्टर 12 में आप सिक्कों से संबंधित पढ़ते थे, सिक्के की परिभाषा पढ़ते थे। करेंसी नोट जो आपको 489A B C D E में था, उसको यहाँ पे ला दिया गया। सरकारी स्टाम्प संबंधित ये जो हैं सबको एक जगह ला के सेक्शन 178 से लेकर 188 तक में कर दिया गया। उसके बाद आता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, जो 189 से लेकर 197 था, जो जिसमें आप पढ़ते थे, जिसे 141 पढ़ते थे। आईपीसी में क्या पढ़ते थे, विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, दंगा, और साथ ही साथ वहाँ पर बलवा करने के लिए दंड, अगर उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होते हैं उन सभी को यहाँ पे कर दिया, जो आपका चैप्टर 11 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोक सेवकों द्वारा या उनके विरुद्ध अपराध किया जाए, यानी पब्लिक सर्वेंट अगर अपराध करता है या फिर उसके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो आपका सेक्शन 199 से लेकर सेक्शन 205 तक में पूरा यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आप अगर उस निर्देश की अवज्ञा करता है पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई डॉक्टर है और वो पीड़ित का उपचार नहीं करता तो उसके लिए भी पनिशमेंट थी, तो उन सभी को यहाँ पे कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण अपराधिकार के अपमान के विषय में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति समन से बचने के लिए फरार होता है, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने क्या किया, समन जारी किया कि आप यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और आप वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते, उस समन से बचने के लिए फरार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर 13 के अंतर्गत आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आप 172, 173 इधर पढ़ते थे, उसको यहाँ पे ला के रख दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अब ये जो लोक सेवकों द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान है, ये कहाँ पे था, आपका चैप्टर 10 में था। अब इसको चैप्टर 13 में कर दिया। मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो चैप्टर 11 में था। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना, जो आपको 191, 192 इधर था और चैप्टर 11 में था, इसको कर दिया गया चैप्टर 14 में, जहाँ पे गलत साक्ष्य देना, गलत गढ़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 227 से लेकर 269 तक में मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 15। चैप्टर 15 क्या कहता है, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता व सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये कहाँ पे मिलता है आपका, ये है आप चैप्टर 15। ठीक है, ये चैप्टर 14 में था, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, जहाँ पे लोक न्यूसेंस बताया गया है। अगर मिलावट करते हैं, अश्लीलता करते हैं, लॉटरी कार्यालय खोलते हैं, लॉटरी कार्यालय भी अलग यहाँ पे प्रोविज़न दिया होता है, इन सभी को एक जगह करते हुए ये इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका धर्म से संबंधित अपराध। जो धर्म से संबंधित अपराध था वो आपका चैप्टर 15 में था। अब कहाँ पे आ गया है, चैप्टर 16 में। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिया गया है और चैप्टर चेंज कर दिया गया है। 298 से लेकर 302 तक में है। पहले 302 में क्या था, हत्या के लिए दंड था, जिसको अब चेंज करते हुए कहाँ पे कर दिया गया है, धारा 101 पढ़ोगे तो उसमें आपको हत्या मिलेगी, धारा 103 पढ़ोगे तो उसमें हत्या के लिए दंड मिलेगा, तो इसको भी चेंज कर दिया गया है। तो ये अब यहाँ पे 302 में क्या है, कब्रिस्तान में अतिचार वगैरह करना। नेक्स्ट आता है आपका संपत्ति से संबंधित अपराध। संपत्ति से संबंधित अपराध जो है आपका धारा 303 से लेकर धारा 334 तक है, जिसमें चोरी, लूट, छल, रिश्ती, अतिचार, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली चैप्टर 17 में, धारा 303 से लेकर धारा 334 तक। पहले अब ये बताइए, धारा जो आपका ये था छल, चोरी, लूट, ये कौन से सेक्शन में था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। आईपीसी के कौन से चैप्टर, कौन से सेक्शन में था। नेक्स्ट आता है आपका दस्तावेज से संबंधित और चिन्हों से संबंधित अपराध, जो चैप्टर 18 में बताया गया, धारा 335 से धारा 350 तक, जिसमें कूटरचन, फॉर्जरी वगैरह यहाँ पे बता दिया गया है।
नेक्स्ट आता है चैप्टर 19 आपराधिक अभित्रास और अपमान, जिसमें मानहानि से संबंधित जो थे, जो आपका चैप्टर जो आप सेक्शन 499 और सेक्शन 500 यहाँ पे बताया गया था मानहानि से रिलेटेड अपराध, जो आपका यहाँ पे आ गया है 351 से लेकर 357 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट सेक्शन और लास्ट चैप्टर आपका BNS का, यानी भारतीय न्याय संहिता का, जो है निरसन और व्यावृत्ति, यानी सेविंग क्लॉज और साथ ही साथ रिपील क्लॉज। इसमें 358 में ही पूरा बता दिया गया है कि IPC को रिपील करते हुए आपका BNS लागू हो जाएगा, सिवाय 106 का सब क्लॉज 2, यानी इसको छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 1 में देखिएगा कि जो आपका IPC में सेक्शन 2 था, ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इन सभी चीज़ को एक जगह करते हुए सेक्शन 1 में डाल दिया गया है। जो आपका सेक्शन 2 था, अगर भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो उसके लिए कहाँ ट्रायल चलेगा, भारत के नागरिक होते हुए भारत के बाहर अपराध करता है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी सेक्शन 2, 3, 4, इन सभी को कहाँ पे ला दिया गया, सेक्शन 1 में ला दिया गया है। और सेक्शन 1 क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता, इसका संक्षिप्त नाम क्या होना चाहिए, क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब IPC उठा के देखोगे तो IPC में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, कि वहाँ पे लिखा हुआ इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता 1860। उसी तरह यहाँ पे बता दिया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं ये प्रारंभ कब से होगा, तो यहाँ पे प्रारंभ होने की बात 1 जुलाई 2024 हो सकता है, यहाँ पे चेंज भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी जो डेट आई हुई है, जो ऑफिशियल गैजेट जारी हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें 1 जुलाई 2024 यहाँ पे बताया गया कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रारंभ कहाँ होगा, ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा ये कानून। पहले उसमें क्या था, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर छोड़ के, उसके बाद जम्मू कश्मीर भी हटाया गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 3, सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 में बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब ये जो पूरा था ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, IPC में, IPC सेक्शन 2 जब देखोगे, ठीक है, IPC का सेक्शन 2, वहाँ पे देखोगे सेम टू सेम वहाँ पे ये प्रोविज़न आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका सेक्शन 1 के सब क्लॉज 3 में डाल दिया गया BNS के। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई भी कार्य बताया गया है, जो हमारे BNS में जो कार्य बताएंगे इसको नहीं करना है, या फिर कोई लोप बताए कि अगर आप लोप करते हो किसी कार्य का, अगर आपकी ड्यूटी है वो चीज़ करना और आप नहीं करते हो तो उसके लिए क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और ये चीज़ ऐसा कोई करता है, इसके प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो वहाँ पर BNS के अकॉर्डिंग उसका दंड मिलेगा, चाहे वह कहीं का भी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आके भारत में कुछ ऐसा अपराध करता है कि और उसका ऐसा कार्य करता है और उस कार्य को यहाँ पे पनिशबल बनाया गया है BNS के अंदर, तो उसका विचारण कहाँ पे चलेगा, उसको दंड कहाँ पे मिलेगा, भारत के अंदर ही मिलेगा। अब पूछो कहाँ पे उसका विचारण चलेगा, जहाँ पर पकड़ा जाएगा वहीं पर उसका विचारण किया जाएगा, उसी अधिकारिता में कर दिया जाएगा उसका विचारण। ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए। यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कोड वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे संहिता लिखा है ना, संहिता तो पहले भी था। ठीक है, तो यहाँ पे संहिता पहले था, लेकिन इंग्लिश में देखो सिर्फ कोड चेंज हुआ है, इंडियन पीनल कोड जो था, कोड को चेंज करते हुए यहाँ पे संहिता कर दिया गया है। अब जहाँ जहाँ पे इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश जो कोड वर्ड था कि इंडियन पीनल कोड, तो उसको कोड को चेंज करते हुए अब क्या कर दिया गया, संहिता कर दिया गया। ये इंग्लिश में चेंजेस किया गया, बाकी इसमें कोई भी हिंदी में चेंज नहीं किया। संहिता पहले भी था और संहिता अभी भी है। अब आता है नेक्स्ट जो है आपका, भारत से परे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना जिस पर भारतीय विधि लागू होता है और वह भारत के भीतर विचारणीय होगा।
अब ये जो आपका आईपीसी था, आईपीसी के सेक्शन 3 में देखने को मिलेगा कि अगर भारत से परे कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिस पर भारतीय विधि लागू होती है, अगर मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है और भारत के नागरिक पे भारतीय विधि तो लागू होती है, और वह कहा भारत से परे जाकर कोई अपराध कर देता है तो उसका विचारण भी यहाँ पे किया जा सकता है भारतीय विधि के अनुसार। अगर उस पर भारतीय विधि लागू होती है तो उस पर भारतीय विधि यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा और यहाँ पे उसका विचारण किया जाएगा, चाहे अपराध भारत से परे ही क्यों न किया हो। ये चीज़ हो गई आपकी सब क्लॉज 4 सब सेक्शन 1 की। नेक्स्ट आता है आपका इस संहिता के उपबंध कहाँ और किस पर लागू होगा, यानी कि इस संहिता में जो प्रोविजन बताए गए हैं कहाँ पर है, कहाँ लागू होगा और किस पर लागू होगा। तो ये कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक पर, यानी भारत का नागरिक चाहे जहाँ कहीं भी जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, ईरान चला जाए, इराक चला जाए, जहाँ जाना वहाँ चला जाए, लेकिन उस पर भारतीय विधि तो लागू रहेगी। क्यों? क्योंकि वो भारत का नागरिक ही है। और भारत से बाहर अगर कोई अपराध करता है, इंडियन टेरिटरी से बाहर करता है, तो उस पर भी यह लागू होगा। साथ ही साथ भारत में रजिस्ट्रेशन किसी पोत या विमान, यानी कि अगर मान लीजिए किसी कोई एरोप्लेन है जो चलती है, ठीक है, यहाँ से किसी दूसरे देश में जाती है और ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, और उस रजिस्टर्ड जो विमान है, जो जहाज़ है या फिर शिप है, जो पोत का मतलब जो शिप चलती है, पानी में चलती है, समुद्र में चलती है ना, तो वहाँ पे उस पोत में या फिर विमान में अगर कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए दंड बताया गया है इस हमारे बीएनएस में, तो उसको दंड मिलेगा भारतीय विधि के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो विमान या फिर पोत है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, भारत के अंदर। अगर भारत के अंदर रजिस्टर्ड होगा, अब देखोगे कहीं भी जाता है, जैसे भारत में रजिस्टर्ड कोई जहाज़ है और वो कहीं जाता है तो भारत का यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ होता है कि ये इंडियन में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इंडिया का क्या है, वो शिप है या फिर जहाज़ है, जो कोई भी है, तो उस पर लिखा रहता है। जैसे आप देखोगे भारत का जो अगर जहाज़ जाता है पानी के माध्यम से, उसमें फ्लैग लगा होता है इंडिया का, तो यहाँ पे पता चलता है कि भारत में रजिस्टर्ड है। और उसके अंदर जो बैठने वाला कोई भी है, वो रहने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे दूसरे देश का हो चाहे अपने देश का हो, अगर भारत में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे उस पर लागू हो जाएगा हमारा बीएनएस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये तो हो गए, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जो चाइना में होता है, ठीक है, चाइना के अंदर कोई ऐसा अपराध होता है जिसका इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है, भारत के अंदर पड़ता है। अपराध कहाँ पे हो रहा है, अपराध तो हो रहा है चाइना के अंदर, करने वाला कहाँ है, चाइना में है, और उसका परिणाम कहाँ पे निकलता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पे आता है, भारत के अंदर आता है। तो उसको भी पनिशमेंट बनाया गया है कि यानी उसको भी पनिशमेंट मिलेगी भारतीय विधि के अनुसार, यानी बीएनएस के अनुसार उसका विचारण भारत में किया जा सकता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यानी कि अपराध कहीं भी हो, अगर इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, इफेक्ट इंडिया के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको भी यहाँ पे पनिशमेंट बनाया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए क्या है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन, यानी कि मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये भारत के अंदर है, और भारत से बाहर यानी कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मान लीजिए कराची है या फिर कोई अन्य देश है, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया है कि कोई भी अन्य देश है जहाँ से दूसरे देश से अगर कंप्यूटर संसाधनों को लक्ष्य बनाते हुए हैक करते हुए मान लीजिए भारत के अंदर स्थित कंप्यूटर को हैक किया जाता है, तो उसका परिणाम कहाँ पे निकल रहा है, इसके भारत के अंदर ही तो निकल रहा है, भारत के अंदर तो क्राइम हो रहा है। फिर तो क्राइम या अगर यहाँ पे हो रहा है ना, तो जो जिसने हैक किया, दूसरे देश से हैक किया है या फिर कोई भी कंप्यूटर साधन लक्ष्य बनाते हुए कोई भी चीज़ किया है, तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी और भारतीय विधि के अनुसार उसको यहाँ पे उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है। तो कहाँ लागू होगा, किस पर लागू होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो आपका सब सेक्शन 5 है, ये आपको सेक्शन 4 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 4 में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर संसाधन वाले। तो आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन समझ में आया होगा, सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम अगले उसमें पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 2, जो पूरी डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज भी आप देखोगे इसमें तो कई सारी डेफिनेशन इसके अंतर्गत बताइए। सेक्शन जो आपका सेक्शन 39, ठीक है, 39 सब सेक्शन बताए गए हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत,
जो जिसमें पूरी डेफिनेशन बताई गई, जो सदोष अभिलाप था आपका, सदोष हानि थी, विश्वास करने का कारण था। साथ ही साथ अगर आप जो देखते थे एक्ट और ओमिशन की अलग अलग डेफिनेशन थी जो सेक्शन 33 में थी, उसको भी अलग अलग कर दिया गया से। और आप देखो आईपीसी में जो पर्सन था यानी सेक्शन 11 में था, जिसको अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 26 में कर दिया गया है। इसको पूरी तरह से अरेंज करते हुए सेक्शन 2 में पूरी डेफिनेशन ला दिया गया है, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बीएनएस के। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।